सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर सेकंड, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग। तो आज की क्लास में हम देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसको हम इंग्लिश में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत कौन कौन से माप मुख्य रूप से आते हैं, जिनका प्रयोग सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहकरण के लिए किया जाता है। चलिए जान लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ। मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य उस माप से होता है जो दिए गए तथ्यों या आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति होता है उसका तात्पर्य ऐसे मान से होता है या फिर माप से होता है जो दिए गए आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है। जो दिए गए आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे मान को या फिर माप को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से तात्पर्य औसत मान से होता है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, इसके मान से तात्पर्य जो औसत मान होता है उसी से होता है, जिसको हम एवरेज वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जान लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषाएं। पहली परिभाषा है टेंट के अनुसार प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। टेंट ने बताया कि प्राप्तांकों का जो समूह होता है उस समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास मतलब ऊपर नीचे आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रवृत्ति को समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो जो प्राप्तांकों के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अगली परिभाषा है रास के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सभी आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है तो दिए गए आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है, जो कि केंद्र में या फिर औसत होता है या फिर केंद्रीय मान होता है या फिर केंद्र में स्थित होने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा जो मान होता है जो केंद्र में स्थित होता है, सभी आंकड़ों के बीच में या केंद्र में स्थित होता है, जिसके आसपास अन्य आंकड़े स्थित होते हैं। और ये जो केंद्रीय मान होता है, जो बीच में स्थित मान होता है, वो सभी आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। अगली परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड 1958 के अनुसार व्यक्तियों या निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक औसत होता है। इन्होंने बताया व्यक्तियों या निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला जो अंक होता है उसको हम औसत मान कहते हैं या फिर उसे हम औसत कहते हैं या वह औसत होता है। इसके बाद देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप, डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। शिक्षाविदों ने केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए 3 प्रकार के मापकों की गणना की है, जो इस प्रकार हैं। जो शिक्षाविद हैं इन्होंने केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए या फिर उनकी गणना करने के लिए 3 प्रकार के मापकों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है मध्यमान, जिसको माध्य भी कहते हैं, औसतांक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको मीन के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका मध्यांक, जिसको माध्यिका भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको मीडियन भी कहते हैं। तीसरा है आपका बहुलक, जिसको बहुलांक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको मोड के नाम से भी जानते हैं। ये जो 3 मान हैं ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं, जो कि किसी भी समंकमाला में या फिर आंकड़ों में या फिर किसी भी समूह में मध्य में स्थित होते हैं। इन सभी को हम औसत मान के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के उपर्युक्त तीनों माप में केवल समय और शुद्धता का अंतर होता है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप होते हैं
जिसमें आपका माध्य हो गया, माध्यिका हो गया और बहुलक हो गया। इनमें केवल समय और शुद्धता का अंतर होता है। मध्यमान सर्वाधिक शुद्ध मान होता है तथा इसकी गणना में समय अधिक लगता है। जो मध्यमान होता है या माध्य होता है या फिर औशतांक होता है या फिर मीन होता है, ये सर्वाधिक शुद्ध मान होता है तथा इसकी गणना करने में समय भी अधिक लगता है। इसके बाद आता है आपका मध्यमान। इसके बाद आता है आपका मध्यांक। इसके बाद है आपका मध्यांक। मध्यमान की अपेक्षा जो मध्यांक होता है कम शुद्ध मान है और इसकी गणना में समय कम लगता है। जो मध्यांक होता है यह मध्यमान की अपेक्षा बहुत शुद्ध नहीं होता है, यानी कि मध्यांक जो होता है मध्यमान से कम शुद्ध होता है और इसकी गणना करने में समय भी कम लगता है। इसके बाद आता है आपका बहुलांक। बहुलांक मध्यमान और मध्यांक की अपेक्षा कम शुद्ध मान है, लेकिन इसकी गणना में मध्यमान और मध्यांक की अपेक्षा समय कम लगता है। तो सबसे कम समय किसमें लगता है? बहुलांक को ज्ञात करने में, और बहुलांक से ज़्यादा समय मध्यांक को ज्ञात करने में लगता है और सबसे ज़्यादा समय मध्यमान को ज्ञात करने में लगता है। सबसे ज़्यादा जो शुद्ध मान प्राप्त होता है वो किससे होता है? मध्यमान से होता है। फिर मध्यमान से कम शुद्ध मान किस में प्राप्त होता है? तो आपका मध्यांक में होता है। और मध्यांक से भी कम शुद्ध मान किस में प्राप्त होता है? तो वो आपका बहुलांक में होता है। इसके बाद देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहला है इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समूह प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का पहला महत्व है, तो ये ऐसा मान होता है जो समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सहायता से संपूर्ण वर्ग के गुणों को संक्षेप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, इनकी सहायता से जो संपूर्ण वर्ग होता है उसके अंदर जो गुण निहित होते हैं उसको हम संक्षेप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सहायता से दो या दो से अधिक समूहों की तुलना सरलता से की जा सकती है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, इनकी सहायता से दो या दो से अधिक जो समूह होते हैं उनकी तुलना हम सरलता से कर सकते हैं। अगला है इन मापों की सहायता से प्रदत्तों का प्राथमिक विश्लेषण किया जा सकता है। यह विश्लेषण उच्च सांख्यिकी विधियों के उपयोग में सहायक रहता है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, इनकी सहायता से जो आपके प्रदत्त होते हैं या फिर आंकड़े होते हैं या फिर डाटा होते हैं, उनका प्राथमिक विश्लेषण किया जा सकता है और इस विश्लेषण के आधार पर ही उच्च सांख्यिकी विधियों के उपयोग में सहायता मिलती है। अगला है उच्च सांख्यिकी विश्लेषण जैसे प्रामाणिक विचलन, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, तथा सहसंबंध, जिसको कोरिलेशन कहते हैं, आदि ज्ञात करने में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही जो सांख्यिकी विश्लेषण होता है, जो आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि प्रामाणिक विचलन ज्ञात करना हो आंकड़ों का या फिर आंकड़ों का सहसंबंध ज्ञात करना हो, तो इसके लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला है इसकी सहायता से सामूहिक गुणों, सामूहिक विशेषताओं और सामूहिक कार्यों आदि को तो समझा जा सकता है, लेकिन इन मापकों की सहायता से व्यक्तिगत गुणों, विशेषताओं या कार्यों पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, तो इस माप का प्रयोग हम सामूहिक गुणों और सामूहिक विशेषताओं को या फिर सामूहिक कार्यों को जानने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई व्यक्तिगत इकाई है या फिर व्यक्तिगत कोई गुण है, कोई व्यक्तिगत विशेषता है, तो उस पर हम प्रकाश इसके माध्यम से नहीं डाल सकते हैं। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति के भिन्न भिन्न मापों से भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। जो केंद्रीय प्रवृत्ति होते हैं, इनके जो भिन्न भिन्न माप होते हैं, तो इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो इनसे भिन्न भिन्न परिणाम भी प्राप्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समूह या उस समय प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जब सामूहिक विशेषताओं, कार्यों या गुणों में विषमता होती है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, समूह का
प्रतिनिधित्व उस समय नहीं कर पाते हैं जब सामूहिक विशेषताओं, कार्यों या गुणों में कोई विषमता होती है, उनमें कोई अंतर होता है या विषमता होती है, तब ये उस समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों की तुलना। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला है, जब अध्ययन द्वारा प्राप्त अंक वितरण सामान्य और सिमेट्रिकल होता है तब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में समानता रहती है। ऐसी अवस्था में मध्यमान, मध्यांक और बहुलक तीनों का ही समान माप प्राप्त होता है। जब मध्यमान द्वारा प्राप्त आंकड़े अंक वितरण सामान्य होते हैं या फिर एक समान होते हैं तब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। ऐसी अवस्था में मध्यमान हो चाहे मध्यांक हो और बहुलक तीनों ही एक समान परिणाम प्रदान करते हैं या तीनों से एक समान मान की प्राप्ति होती है। अगला है, जब अध्ययन द्वारा प्राप्त अंक वितरण में विषमता होती है तब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के मानों में अंतर आ जाता है। जब अध्ययन द्वारा प्राप्त अंक वितरण में समानता नहीं होती है बल्कि विभिन्नता होती है या फिर विषमता होती है, तब जो तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं तो उनके मानों में अंतर मिलता है। वो एक समान मान प्रदान नहीं करते हैं बल्कि तीनों के मान से जो मान प्राप्त हो तीनों के माप से जो मान प्राप्त होता है उन तीनों में अंतर पाया जाता है। अंक वितरण में विषमता होने की स्थिति में जब समानता होती है तो तीनों माप से अगर हम मान निकालते हैं तो समान मान की प्राप्ति होती है, जिसको हम अगली क्लास में उदाहरण के साथ देखेंगे। अगला है, जब अंक वितरण में धनात्मक विषमता होती है तब मध्यमान का मान कम मध्यांक या मान अधिक और बहुलांक का मान सबसे अधिक होता है। जब अंक वितरण में धनात्मक विषमता होती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव विषमता होती है, तब मध्यमान का मान कम होता है लेकिन मध्यांक का मान अधिक होता है और बहुलांक का मान सबसे अधिक होता है। अगला देख लेते हैं, जब अंक वितरण में ऋणात्मक विषमता होती है तब मध्यमान का मान सबसे अधिक होता है, मध्यांक का मान कम होता है और बहुलांक का मान सबसे कम होता है। धनात्मक विषमता होने पर सबसे अधिक मान मध्यमान का नहीं होता है बल्कि मध्यांक का होता है, उससे अधिक बहुलांक का होता है, मध्यमान का कम होता है। लेकिन जब अंक वितरण में ऋणात्मक विषमता होती है तो ऐसी स्थिति में जो मध्यमान का मान होता है सबसे अधिक होता है, मध्यांक का कम होता है और बहुलांक का सबसे कम होता है। लास्ट देख लेते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में मध्यमान सबसे शुद्ध मध्यांक, उससे कम शुद्ध मान मध्यांक से प्राप्त होता है तथा सबसे कम जो शुद्ध मान होता है वो बहुलांक से प्राप्त होता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। PYQs में इससे प्रश्न आपके पूछे गए थे। आज के लिए इतना ही।